डेटा स्टोरेज में हम बात करेंगे सबसे पहले कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस, हमारे पास कितनी टाइप्स की स्टोरेजेस हैं और फिर उसकी क्या फर्दर टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेमोरी में दो पोर्शंस तो हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। मुझे बताओ हम यहाँ पे कौन से दो पोर्शंस कर चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश और रजिस्टर। जी, कौन से दो सब कैटेगरीज हम कर चुके हैं यहाँ पे। कैश और रजिस्टर। कैश हमने कर लिया चैप्टर 2 के अंदर, और सॉरी चैप्टर 3 के स्टार्ट में हमने कर लिया। रजिस्टर भी हमने वही पोर्शन में कर लिया। कैश और रजिस्टर हमने वॉन न्यूमन के अंदर देख लिए थे। तो ये भी एक तरह से मेमोरी की फॉर्म है, सही है ना, सर वो वो जो भी एक आपने तरह से डेटा डेटा स्टोर कर रहा है जी। सर वो जो आपने रिकॉर्डिंग्स जो लिंक भेजे थे ना, वो जो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर तो काफी जो है वो आपने काफी बड़ा जो है वो स्ट्रक्चर है मेमोरी का। तो वो ये अपडेटेड है क्या, या वो भी वैलिड है, ये थोड़ा बताएं। दोनों दोनों सही है, दोनों सही है। अब जो कर रहा हूँ आपने जैसे से बात, अभी तो लाइव क्लास ले रहे हो ना, तो बस अब आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके। कैश और रजिस्टर ये आपके दोनों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो जो इतना बड़ा उसमें हमने चार्ट बनाया हुआ है ना, वो इसी यही चीज है, इसी को ही उसमें ओपन किया हुआ है। हाँ, अच्छा, वो एच डी अब हम रैम आते हैं। और वो डी डी बिल्कुल ऐसा ही है। रैम वाला। अब हम आते हैं सबसे पहले प्राइमरी के अंदर। सबसे पहले हमें बेसिकली इनमें दो पोर्शन देखने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी में आपके पास दो चीजें होंगी, आपके पास एक रैम होगा और फिर रोम होगा। और रैम की फिर स्पेसिफिक दो टाइप्स आएंगी, एक स्टैटिक रैम हो गया और एक आपके पास डायनेमिक रैम हो गया। इसी तरह रोम की आपके पास आएंगी तीन टाइप्स, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज, दोनों कह सकते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज। जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो हमें प्राइमरी मेमोरी के कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। मतलब अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज अ प्राइमरी मेमोरी, या एक दो मार्क्स के लिए पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए सेम टू सेम हर चीज के लिए। हमें दो पॉइंट्स तो कम से कम हमारे जहन में होने ही चाहिए। पहला पॉइंट ये कि इट इज कनेक्टेड इंटरनली विद द कंप्यूटर। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये सीपीयू के अंदर, ये मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है। जो आपके पास रैम और रोम होंगी, आगे हम पढ़ेंगे, ये मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है। ये सीपीयू के बाहर या सीपीयू के कोने पे या फिर मदरबोर्ड से हटके नहीं लगी हुई होती है, इंटरनली लगी हुई है। मतलब ये मेन सर्किट पे लगी हुई है ये, ठीक है ना। इट स्टोर्स द डेटा दैट इज करंटली इन यूज। जो भी आप डेटा करंटली इन यूज होगा आपका, वो आपके पास या तो रैम में स्टोर हुआ होगा या तो रोम में स्टोर हुआ होगा। दोनों आपके पास वो डेटा स्टोर करते हैं जो इन प्रोसेस है, इन यूज है। इट कंटेन्स बोथ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। अब हम बात करेंगे वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल क्या क्या होता है। अब जब हम रैम आएगा, रोम आएगा, तो उसमें हम तफसील से बात करेंगे कि वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। इट इज कनेक्टेड विद इन मदरबोर्ड, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब आपके पास सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की जो पहली टाइप आती है वो आती है रैम। रैम की फुल फॉर्म, अच्छा हर किसी की फुल फॉर्म तो आपको आनी ही चाहिए, कहीं पे भी फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, कुछ भी बना के दे दे। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब हमारा पेपर है 75 मार्क्स का ना, तो हमारे लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। हम उस एक मार्क को भी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे सब कुछ है हमारे लिए, सही है ना। तो हमें एक मार्क भी कहीं पे छोड़ना नहीं है। तो रैम की फुल फॉर्म आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक हो गया। रैम स्टोर्स डेटा फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। ये वाली बात हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है, रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है। कैसे है? तो रैम जो है ना आपके पास, वो आपके पास टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम डेटा स्टोर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इसके अंदर जो डेटा होगा वो टेम्परेरी पीरियड के बाद क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा, हट जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। अब ये हटता कैसे है, नया डेटा कैसा हटता है, नया डेटा कैसे आता है? बेसिकली ये है वॉलेटाइल स्टोरेज। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई भी स्टोरेज वॉलेटाइल होगी ना, इसका मतलब ये है कि डेटा इज इरेज्ड इफ पावर इज कट ऑफ। मतलब अगर आपके पीसी में काम चल रहा है और अगर लाइट चली जाती है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो आपका जब पीसी लाइट आने के बाद रीस्टार्ट करेगा, तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, रैम वाला, सही है ना। और रैम में क्या पड़ा हुआ होगा? कोई भी एप्लीकेशन। अब हम रियल लाइफ से बात करते हैं, ये तो पॉइंट्स हो गए ना सारे। एक और पॉइंट हो जाता है, डेटा कैन बी बोथ रीड एंड राइट। डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। राइट का मतलब क्या है? हम डेटा को, पुराने डेटा को एडिट भी कर सकते हैं और उसमें न्यू डेटा भी ऐड कर सकते हैं, सही है, रैम में। अब हम बात करते हैं रैम किस चीज को कहते हैं। आपको याद होगा हमने बात करी थी कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी ना रैम की ही एक छोटी सी टाइप है। रैम आपके पास जब इस्तेमाल होती है, जब आप कोई भी एप्लीकेशन आपकी इन यूज होती है।
उसकी बैकग्राउंड, जितने पे बैकग्राउंड डेटा होता है ना वो सब रैम में होता है। मतलब अभी देखो ये मैं गुड नोट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ना आपके सामने, अब मैं इसको रिमूव हटा दिया है। अभी ये गुड नोट्स अभी आपको दिखेगा नहीं सामने, लेकिन ये अभी रैम में है स्टोर। देखने के लिए मैं इसको यूं करूंगा तो मुझे दिख जाएगा, ये देखो ये तीन चीजें अभी रैम में स्टोर हुई हैं। एक जूम मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग के दो फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि एक जूम मीटिंग कॉल की आ रही है और एक जूम मीटिंग नॉर्मल पेज की आ रही है, और एक हमारा गुड नोट्स आ रहा है। ये तीनों चीजें अभी इन प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको कैश में भी बताया समझाया था। तो ये वो डाटा रखेगी जो एप्लीकेशन चल रही होंगी उसका डाटा ये स्टोर करेगा, सही है। डाटा कैन बी बोथ रीड एंड राइट। data is able to read as well, you can read the data as well and you can write the data as well, ठीक है। तो RAM will store the data that is currently in use, the applications that are currently in use, simple। आगे बढ़ते हैं, let's move on towards the type of RAMs। RAM has two types। RAM के पास है, first type is DRAM, the next one is SRAM। अब सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट DRAM। DRAM की फुल फॉर्म देखो, हर चीज की फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए। DRAM की फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रैम। अब डायनेमिक का मतलब होता है कि कोई भी मूवेबल चीज, सही है ना। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी स्टिल चीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक इट मींस स्टिल, नॉट मूविंग। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक इट मींस दैट समथिंग दैट इज मूविंग। तो डायनेमिक रैम कंटेन्स मूवेबल पार्ट्स। इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना वो आपके पास मूव कर रहे होते हैं, हल्के हल्के, इतने बारीक से मूव कर रहे होते हैं हमें नहीं पता लगता, लेकिन मूवमेंट में होता है। इट कंटेन्स ट्रांसमीटर्स एंड कैपेसिटर्स टू स्टोर डेटा। इसमें ट्रांसमीटर्स होते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसमीटर्स और कैपेसिटर्स क्या होता है? ये बेसिकली आपके पास माइक्रो सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे से सर्किट्स होते हैं, जो अगर आप कभी भी रैम को, आपके कंप्यूटर की रैम को उठा के देखोगे ना तो आपको बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे, व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखेंगे, देखा है ना आपने इस तरह। ये यही चीज है ट्रांसमीटर्स और माइक्रो कैपेसिटर्स, और ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लगे हुए होते हैं एक रैम में। रैम नीड्स टू, ये वाली जो रैम है डी रैम, नीड्स टू बी रिफ्रेश बिफोर यूज, क्योंकि इसमें मूवेबल पार्ट्स हैं। दैट्स व्हाई व्हेन यू आर यूजिंग डी रैम फॉर द नेक्स्ट टाइम यू हैव टू रिफ्रेश इट। रिफ्रेश का मतलब क्या है? आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, आपको उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन यूज इट। आप इसको So what do you mean by movable parts? मूविंग पार्ट्स, व्हाट? What do you mean by movable parts? मूवेबल पार्ट्स, इसके अंदर जो आपके पास पार्ट्स हैं वो मूवमेंट कर रहे होंगे, स्टिल नहीं है। हर एक पार्ट जो है ना वो अपनी एक सर्टेन मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, तभी इसका जो नाम भी है ना देखो, डायनेमिक रैम। तो इसको यूज करने से पहले रिफ्रेश करना जरूरी है, मतलब फॉर्मेट करना जरूरी है, क्लीन करना जरूरी है, मतलब डेटा क्लीन करना जरूरी है इसको यूज करने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास कोई गार्बेज डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। तो जब भी whenever you are using a DRAM you have to first refresh it। The next point, it consumes low power। DRAM consumes low power than SRAM, ठीक है। DRAM बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, और ये DRAM का एक शेप आ गया जो आपके पास सिस्टम में लगी हुई होती है। द नेक्स्ट वन इज SRAM। SRAM फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब है समथिंग दैट इज स्टिल या समथिंग दैट इज नॉन मूवेबल, तो इट कंटेन्स नॉन मूवेबल पार्ट्स। ठीक हो गया, इट कंटेन्स नॉन मूवेबल पार्ट्स। इट कंटेन्स फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर डेटा। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप भी आपके पास शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, ये भी आपके पास छोटे छोटे से सर्किट्स होते हैं। अब डिफरेंस इसमें है, बस आप ये समझ लें, ट्रांसमीटर्स, कैपेसिटर्स और फ्लिप फ्लॉप में कोई खास डिफरेंस नहीं है। फ्लिप फ्लॉप बनता है ट्रांसमीटर्स और कैपेसिटर्स से। फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है? whenever you are combining transmitters and capacitors a flip flop is made। तो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप इसमें यूज होते हैं, मतलब वहां पे बहुत सारे ट्रांसमीटर्स यूज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इट कंटेन्स फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर डेटा। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश, ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉन मूवेबल। तो कोई चीज जब मूव ही नहीं कर रही है तो कोई रिफ्रेशिंग की भी जरूरत नहीं है, यू कैन यूज SRAM डायरेक्टली। यू डोंट हैव टू फॉर्मेट और क्लीन द डेटा अगेन एंड अगेन, आप बस को डायरेक्ट यूज करो। इट कंज्यूम्स हाई पावर। अच्छा, जो भी आपके पास स्टैटिक चीज होगी ना वो आपके हाई पावर कंज्यूम करती है, सही है ना। तो ये सर कुछ पॉइंट्स हैं जी। आप एक बार फ्लिप फ्लॉप और कैपेसिटर फिर से समझा सकते हैं? मैं बिल्कुल बता देता हूँ। ट्रांसमीटर्स और कैपेसिटर्स होते हैं माइक्रो सर्किट्स। जब ये माइक्रो सर्किट्स एक साथ मिलते हैं ना, बहुत सारे माइक्रो सर्किट्स मिल जाते हैं ना, तो आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, समझ गए।
और यहाँ पे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं एस रैम में, वेयर एज डी रैम में सिर्फ ट्रांसमिटर्स एंड कैपेसिटर्स यूज होते हैं इंडिविजुअली। क्लियर? अब यस डिफरेंस पे आ जाता है, ये आगे डिफरेंस। डिफरेंसेस वही जो हमने ऊपर पढ़ा, वही डिफरेंसेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। स्टैटिक डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, डायनेमिक मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड। स्टैटिक रिक्वायर्स मल्टीपल ट्रांसलेटर्स टू स्टोर वन बिट, डायनेमिक रिक्वायर्स वन ट्रांसमीटर एंड वन कैपेसिटर टू स्टोर वन बिट। मतलब इसमें आपके पास सिंगल ट्रांसमीटर सिंगल कैपेसिटर यूज करना होता है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ट्रांसमीटर्स यूज होते हैं। अच्छा इसमें देखो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, ट्रांसलेटर लिखा हुआ है, इट्स ट्रांसमीटर, ठीक है ओके। फास्ट परफॉर्मेंस है स्टैटिक की, डायनेमिक की स्लो परफॉर्मेंस है। स्टैटिक कंज्यूम्स मोर पावर, डायनेमिक कंज्यूम्स लेस पावर। स्टैटिक टेक्स अप मोर स्पेस, डायनेमिक टेक्स लेस स्पेस। स्टैटिक कैन होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, डायनेमिक कैन होल्ड मच अमाउंट ऑफ डेटा। अब देखो आपको सारे नहीं पता, जरूरी नहीं है आपको सारे याद करने, आपको बस याद करने 3 से 4 बस। स्टैटिक कैन होल्ड ओनली, ये हो गया स्टैटिक कॉस्ट मोर देन डी रैम। इसका मतलब है कि स्टैटिक इज एक्सपेंसिव whereas DRAM cost less, so DRAM is cheaper than SRAM। ये थोड़ी सी चीपर है। टिपिकली यूज फॉर प्रोसेसर्स कैश, टिपिकली यूज फॉर कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। ये आपके पास प्रोसेसर के कैश के लिए यूज होती है, मतलब प्रोसेसर का जितना भी आपके पास रिसेंटली एक्सेस डेटा है उसके लिए यूज होती है। और डायनेमिक रैम इज यूज फॉर कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, सारा मेन मेमोरी का कंटेंट डायनेमिक रैम में यूज हो रहा होता है। सही है। एस रैम डी रैम के बाद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में आपको एक दो पता होनी चाहिए बस, ज्यादा नहीं। कि आपके पास जो रैम की एप्लीकेशंस क्या है कि न्यू इंस्ट्रक्शन जितनी भी आ रही होती है वो सब रैम में जा रही होती है। जितना भी आप नया, आपने गूगल क्रोम ओपन किया, रैम में चला गया। आपकी बैकग्राउंड में एम एस वर्ड चल रहा है, आप एक असाइनमेंट कर रहे हैं एम एस वर्ड पे, रैम में चल रहा है। आपने सफारी ब्राउजर ओपन किया, रैम में चला गया। आपने फॉर एग्जांपल माय पीसी ओपन किया इन ऑर्डर टू ओपन सम फाइल, again it's running in RAM. So whatever applications you are using, that application has to go in RAM first and then you can see it. ठीक है? That's why we say RAM stores recently accessed data, the data that is currently in use. फिर हम बात करते हैं ROM की। ROM's full form is read only memory. ROM stores data for a permanent period of time. ठीक है, जैसे RAM temporary है तो ROM permanent है। ROM stores the BIOS of the system. किसी को पता है what is a BIOS? ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। सिस्टम भी कहते हैं, सर्विस भी कहते हैं इसको, तो इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पे आपके पास ये बायोस, क्या मतलब इसका, बायोस क्यों आपके पास ये यूज हो रहा है, व्हाट इज अ बायोस, और बायोस के अंदर हमारे पास क्या चीज यूज होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, हाँ सिस्टम है, हाँ सही है। सर्विस यूज, सर्विस नहीं है इसमें, सिस्टम ही है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये बायोस में जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, जब भी आपके पास व्हेनेवर अ पीसी इज टर्न्ड ऑन, जब भी आपके पास पीसी टर्न ऑन होता है तो पीसी के टर्न ऑन होने के बाद बायोस लोड होता है। अब बायोस में आपके पास इनपुट आउटपुट सिस्टम जितना भी है ना, सारा लोड हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी साउंड कार्ड्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, जितने भी आपके पास आप कह लें कि इंटेल का प्रोसेसर अपना वो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जो भी आपके पास चीजें, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, सब के सब बायोस से इनिशिएट होते हैं। बायोस एक दफा सबको जो है रिफ्रेश करके स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई आपने किसी ने देखा होगा जब भी पीसी स्टार्ट हो रहा होता है तो आपने देखा राइट पे लिखा होता है प्रेस F1 की फॉर बायोस, देखा है? यस सर। ये इसीलिए होता है कि अगर आपको बायोस की सेटिंग चेंज करनी है, इफ यू वांट टू मेक सम एडिटिंग, सम चेंजेस, सो प्रेस F1 की। तो कभी भी आप बायोस में जाओगे ना तो आप प्रॉपर देखोगे कि बायोस का सिस्टम पूरा ओपन हो गया और उसकी स्क्रीन ही अलग होती है। अगर आप बायोस में गए हो तो आपने देखा होगा बायोस की स्क्रीन ही बिल्कुल अलग होती है। मतलब वो ब्लू कलर की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, इसमें बोलेगा कि ये ग्राफिक कार्ड है,
और ये SSD लगी हुई है आपके पास, दिस इज द हार्ड ड्राइव यू आर यूजिंग एंड योर प्रोसेसर, इसका ये आपके प्रोसेसर का मॉडल है, दिस इज द साउंड कार्ड यू आर यूजिंग, दीज आर द ड्राइवर्स यू आर यूजिंग, ये सारी चीजें बायोस में आती हैं, ठीक है। बायोस इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये क्या करता है, इसमें आप एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, इट इज यूज टू इनिशिएट ऑल IO डिवाइस। IO डिवाइस तो आप लोगों को पता है क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनिशिएट, सही। टाइप्स ऑफ रोम, रोम के 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अच्छा, इस पे मूव ऑन होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बिफोर 2 years आई डिडंट एडिट दिस थिंग इन माई सिलेबस, और टीचर्स डिडंट एडिट दीज थिंग्स। 1.5 साल पहले CIs में, अब स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते थे, ऑब्वियसली बात है, टीचर जो पढ़ाएगा स्टूडेंट वो पढ़ेगा, टीचर जो नहीं पढ़ाएगा स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। 1.5 साल पहले CIs के अंदर क्वेश्चन केम, और उन्होंने टाइप्स ऑफ रोम पूछ लिए, कितने मार्क्स का सवाल आया होगा? 6 मार्क का सवाल आया, 6 मार्क सवाल। एंड 6 मार्क के क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि पी रोम के 2 मार्क्स, ईपी रोम के 2 मार्क्स, डबल ईपी रोम के 2 मार्क्स। तो मतलब स्टूडेंट्स वर ब्लैंक, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं इस तरह का, और टीचर को भी नहीं लगता था कभी रोम के भी टाइप्स पूछ लेगा, हालांकि उन्होंने बस नाम बताए हुए थे, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो कभी जहनो गुमान में ही नहीं आया था कि दीज क्वेश्चन कैन आल्सो कम। तो अचानक द एग्जामिनर गेव, और उन्होंने टोटल 6 मार्क, और स्टूडेंट्स वर लिटरली ब्लैंक इन दिस क्वेश्चन। मतलब व्हाट डू वी राइट, हमें तो कुछ आया ही नहीं। उसके बाद से सर जी, स्पेसिमेन पेपर में भी नहीं आया हुआ था। एक दफा नहीं, एक दफा आया था किसी पेपर में, अब वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है स्पेसिमेन में आया या उसमें आया, लेकिन इट केम वंस। वो ऑब्वियसली बात है, राइटिंग वाले पेपर जो कंडक्ट हुआ है उसमें आया होगा, क्योंकि स्पेसिमेन तो आप कंडक्ट नहीं करते ना स्टूडेंट्स। स्पेसिमेन में हो सकता है रिपीट हो गया हो, लेकिन एक दफा इनके पेपर्स के अंदर आ गया, तो स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर हमने ये चीज तो देखी नहीं। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि फिर ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर एम्फेसाइज करना हमने बढ़ा दिया, पी रोम, डबल ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अच्छा, उन्होंने आपको अगर आप देखोगे ना, तो उन्होंने इसका कोई कंटेंट नहीं दिया हुआ, बस फुल फॉर्म दी हुई है, लेकिन हमने इसका कंटेंट ऐड करके फिर डाल दिया, हमने इसका कंटेंट सर्च करके डाल दिया। सबसे पहले पहली जो आपके पास टाइप ऑफ रोम आ रही है, दैट इज पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है? पी मींस प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम का काम क्या होता है? अच्छा, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रोग्रामेबल रोम आपके पास ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हुई हुई होती है, आप उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उसको इरेज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप डायरेक्टली यूज करोगे इसको, डायरेक्ट यूज। ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होगी, आप उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, आप बस उसको डायरेक्टली यूज करोगे। मतलब आप समझ लो नॉर्मल टाइप ऑफ रोम है ये, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज ऑफ रोम, कि वो आई जैसे कि जैसी आई आप बस उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसमें सिर्फ रीडिंग कर सकते हो, आप उसमें राइटिंग नहीं कर सकते, मतलब आप उसमें नया डेटा ऐड नहीं कर सकते, सही है। द नेक्स्ट फॉर्म इज ईपी रोम। ईपी रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम तो एक ही है ना, रोम मींस व्हाट इज रोम मींस? रीड ओनली मेमोरी, सही है ना। तो बार बार मैं रोम की फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अच्छा, what does erasable programmable ROM do? What does EPROM do is it can be erased and reprogrammed to reuse it without replacing it. मतलब एक बार इसको आप reprogram कर सकते हैं, और एक बार इसको आप erase कर सकते हैं, सिर्फ once, याद रखिएगा, only once। EPROM में you can, तभी इसका नाम है erasable programmable। तो आप इसको erase और reprogram once कर सकते हैं, ठीक है, you can do it, you can erase it and you can reprogram it once, ताकि आपको उसको रिप्लेस ना करना पड़े। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू आप उसको रीप्रोग्राम कर दो, या अगर आपको बिल्कुल चेंज करना है तो आप डेटा को इरेज कर सकते हैं। ये एक न्यू फॉर्म ऑफ रोम। इसके बाद जो थर्ड एंड द मोस्ट एडवांस फॉर्म है रोम की, जिसमें रोम का मकसद ही खत्म हो गया, मतलब रोम का मकसद तो परमानेंट था ना, जिसमें डेटा सिर्फ रीड होता हो सकता था, राइट नहीं हो सकता था, तो इसमें दोनों चीजें हो सकती। इसको हम बोलते हैं डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब ये है कि यू विल बी गिविंग electric charges to this ROM and this ROM will be erased and reprogrammed repeatedly. मल्टीपल टाइम्स इरेज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स रीप्रोग्राम कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस, the replacement of both PROM and EPROM. So this is the most advanced ROM that is being used right now in the systems nowadays. अब लोग डबल EPROM प्रेफर करते हैं और ये सबसे ज्यादा ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसिव भी है। तो इसको एक इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, इसमें से सब डेटा इरेज हो जाता है और इसको फिर रीप्रोग्राम कर लेते हैं। रीप्रोग्राम के लिए भी इसको चार्ज देना पड़ता है ताकि वो 0 पे आ जाए एंड देन यू कैन रीप्रोग्राम इट अकॉर्डिंग टू योर ओन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई थ्री टाइप्स ऑफ रॉम। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? पी रॉम क्या होता है, ईपी रॉम क्या होता है, डबल ईपी रॉम क्या होता है? जी सर ये रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे यूज होती हैं? जैसे हम रियल वर्ल्ड में आपके मतलब पास में कैसे यूज करते हैं? जो आपके पास नए वाले जो आपके पास अपडेटेड सिस्टम्स है ना, जितने भी अपडेटेड सिस्टम्स हैं न्यू जनरेशन, वहां पर आपके पास डबल ईपी रॉम एज और रोम उनमें यूज हो रही है। अब वो पुरानी वाली रोम एक्सक्लूड कर दी गई है, अब रोम को भी आप एडिट कर सकते हो। मतलब रोम का जो डेटा है वो तो एडिट नहीं हो सकता था ना, हम एक शुरू से पढ़ते हुए आ रहे चीज, लेकिन अब उसमें भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें भी आप इरेज और रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये अलग से तो नहीं है, ये इसकी आप ये समझ लो कि आप मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर यूज हो रहा जैसे पीडीएफ है, है। पीडीएफ क्या पीडीएफ को हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? कि नहीं? नहीं, वो तो अलग चीज आ गई ना। पीडीएफ तो एक वो सॉफ्टवेयर हो गया ना। ठीक हो गया। एप्लीकेशन ऑफ रोम। अच्छा, रोम याद रखना है आपने कि रोम आपके पास ज्यादातर फैक्ट्री सेटिंग्स और मैन्युफैक्चर की सेटिंग्स ये सब रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल की बात करें ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एप्पल, तो आपका जो आईफोन या आईपैड है जब ये ओपन होता है तो आपने देखा होता है एक एप्पल का लोगो आता है, ऐसा ही है। एक आपके पास ऐसे करके लोगो आता है और ये लोगो आपके पास थोड़ी देर के लिए रह जाता है। अब ये लोगो क्यों रहता है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए? वो इसलिए बिकॉज बैकअप में सारी चीजें लोड हो रही होती हैं, सारी सेटिंग्स लोड हो रही होती हैं आपके पास, सारी इसके जो आईओ डिवाइसेस हैं लोड हो रही होती हैं पीछे की। माइक्रोसॉफ्ट माइक इसका सही ऑन हो रहा होता है, स्पीकर ऑन हो रहा होता है, इसके अंदर भी जितने भी डिजिटल एडीसी कन्वर्टर्स हैं, एडीसी डीएसी कन्वर्टर्स ऑन हो रहे होते हैं। तो ये लोगो आपको दिखा रहा होता था कि आपको बैकग्राउंड ना दिखे और बैकग्राउंड में सब अपना सारी चीजें स्टार्ट कर रहा होता है। अब इसको हम बायोस कह सकते हैं। सही है। तो रोम में आपने याद रखना है कि रोम में फैक्ट्री सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती है। स्टोरिंग द फैक्ट्री सेटिंग्स सच एज रिमोट कंट्रोल फ्रीक्वेंसीज, स्टोरिंग द स्टार्टअप रूटीन्स व्हेन द टॉय कार इज फर्स्ट स्विच्ड ऑन। टॉय कार है, टॉय कार के अंदर एक प्रोग्राम होगा, आप टॉय कार को जब ऑन किया तो टॉय कार थोड़ा टाइम ले रही है ऑन करने में। क्यों ले रही है? बिकॉज वो ऑब्वियसली बात है, वो सारी सेटिंग्स अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस लोड कर रही है। स्टोरिंग ऑफ द सेट रूटीन, फॉर एग्जांपल हाउ द बटन्स ऑन द हैंड हेल्ड डिवाइस कंट्रोल टर्निंग लेफ्ट एक्सेलरेशन स्टॉपिंग एंड सो ऑन। ये बता रहा है कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिमोट कंट्रोल कार है, या आप बात कर लेते हैं प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स की, तो उसमें आपके पास जॉयस्टिक में लेफ्ट कीबोर्ड बटन है, राइट बटन है, अपर बटन है, डाउनर बटन। तो इनकी ऑलरेडी फंक्शंस जो है, इनके जो ऑलरेडी फंक्शंस है ना वो सेट हुए हुए होते हैं रोम कि अगर प्लेयर लेफ्ट बटन प्रेस करेगा तो स्क्रीन पे आपके पास जो भी प्लेयर है उसको लेफ्ट मूव होना है। ये कीबोर्ड की तरह इतना आसान नहीं है कि कीबोर्ड में लेफ्ट प्रेस किया, इसकी वैल्यू जनरेट हुई, डेनरी बनी, हो गया। नहीं, डेनरी से बाइनरी बनी। इसमें आपके पास बाकायदा वो यूज होती है आपके पास, इसकी अपनी हर बटन की अपनी रूटीन होती है। खैर ये एग्जांपल्स ही हैं, हमें इसमें इतनी इन डेप्थ नहीं जाना, ये हमें सिर्फ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। एग्जांपल तो कोई भी हो सकती है, मैं आपको 4 एग्जांपल दे दूं, आप मुझे 2 एग्जांपल दे दें। अली जो आप बात कर रहे थे रियल लाइफ एप्लीकेशन, वो यहाँ पर आप आ गई। सही है, 2-3। सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट कर लिया हमने। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या हमने देखा? प्राइमरी में हमने क्या क्या देखी भाई? सबसे पहले हमने रैम देखा। रैम की क्या टाइप्स देखी हमने? जी, रैम की डायनेमिक टाइप स्टैटिक, एस रैम और डी डी रैम। और दूसरा हमने इसके अंदर क्या देखा? रोम। और रोम में क्या टाइप्स टाइप्स देखी हमने? ई रोम, ईपी रोम, पी डबल रोम और ईपी रोम, ईपीडोम, डबल ईपीडोम। और आपके पास हो गया यहाँ पे फिर डबल ईपी रोम। अब मेरे हिसाब